अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस का केस है वो फ़ौजी अदालतों में चलाने से मुतालिक इसकी समाअत हुई है। 9 मई के वाक़यात के बाद ये भी बात सामने आई थी, ये भी फ़ैसला किया गया था कि जो लोग इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके मुक़द्दमात फ़ौजी अदालतों को भेजे जाएंगे। एतज़ाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, जस्टिस जवाद ख्वाजा और सिविल सोसाइटी की तरफ से ये दरख्वास्तें थीं। अवाइल 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, लेकिन आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इस मौके पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहते हुए कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फ़ैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है, ख़ुद को इससे अलहदा कर लिया। और ये भी कहा कि इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। उन्हीं के इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने भी अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर दिया और फिर उसके बाद एक नया बेंच तश्कील दिया गया जो कि 7 रुकनी है। इस मौके पे जो जजेस हैं उनके मुख्तलिफ़ रिमार्क्स सामने आए। अटॉर्नी जनरल के साथ भी मुकालमा हुआ और साथ ही साथ जो दीगर वकला हैं दूसरी जानिब के उनसे भी बातचीत होती रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया कि किस कानून और बुनियाद पर सिविलियंस के मुक़द्दमात फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई है। अब मामला तो सब जुडिस है, अब ये कार्रवाई आगे कैसी चलती है, लेकिन बहुत से सवालात जो हैं वो आज जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार मसूद ने अपने आप को जब अलहदा किया तो उठते हैं। और इससे पहले भी जो अदालत है उससे मुताल्लिक बिलखुसूस सियासी जमातें ये बयानात देती रही हैं कि एक पेज पर नहीं हैं। बहरहाल हम इस पर भी बात करेंगे कि ये आज जो मैसेज है वो क्या मैसेज को गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस में हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और साथ ही साथ जो एमडी हैं IMF के उनसे मुलाकात की और फ़ंड्स जल्द जारी करने की अपील भी की है। इंतहाई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा हैं हिना रब्बानी खर साहिबा उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान जो है चीन और अमरीका पाकिस्तान के लिए इनमें से फ़िलहाल जो है वो कोई ख़ास फेवरेट नहीं है, यानी पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा। उनकी बात से यही मुराद लिया जा सकता है। ऐसे में एक जानिब जब आप इकनॉमिक रिवाइवल के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल बना रहे हैं, बार्टर सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं और फिर ये स्टेटमेंट सामने आना, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का MD IMF से अपील करना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हुकूमत का प्लान है क्या। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब सवाल से मुताल्लिक़ कि IMF पे क्यों नाकामी हो रही है, इस पे भी आज कुछ डिटेल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, मैं आगाज़ करना चाहूँगा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो कानून है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब तक इस पर फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। इससे मुराद तो यही ली जा सकती है कि अब तक जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फ़ाइज़ ईसा साहब की नज़र में गैर कानूनी हैं। लेकिन क्या ये एक मैसेज भी है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज इस बात को क्लियर कह दिया है कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम? देखें, ये जो काजी साहब का मौक़िफ़ है इसमें बुनियादी तौर पर जो तज़ाद नज़र आता है वो ये है कि एक केस जो अदालत में ज़ेर समाअत है और वो कानून मुअत्तल हुआ है और आलमोस्ट तकरीबन तमाम जो सीनियर वकला हैं उनका कहना ये है कि पहले चूँकि हिस्बा बिल पर ये हो चुका है, उससे पहले 18वीं तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ चुके हैं कि कोई कानून साजी भी सुप्रीम पार्लियामेंट की तरफ से हो, खा वो सूबाई असम्बली से हो, कौमी असम्बली से हो, सेनेट से हो, उस पर रिव्यू का हक़ सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। और हिस्बा बिल को कानून बनने से पहले, बिल की सतह पर ही, एक्ट बनने से पहले रोका गया था और उस जो आइनी तरमीम थी 18वीं, एक आइनी तरमीम थी, उसको भी उसके बाद हिस्से उड़ा दिए थे और दोबारा कानून साजी 19वीं तरमीम के ज़रिए आई गई थी। तो अगर ये सारा कुछ प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की तो उस पर एक ऐसे जज साहब का, फाजिल जज का एतराज़ करना जिसने मुस्तकबिल में चीफ़ जस्टिस होना है और उन्हें ख़ुद इस तरह के मामलात को फेस करना है, वो कुछ एक ज़ेब नहीं देता। नर्म अल्फाज में ये बात इस तरह से की जा सकती है उनके शायान शान के, ज़ेब नहीं देता कि टेक्निकल बुनियादों पर वो अपने बिरादर जजेस
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और बिरादर जजेस को और अदलिया को किसी मुश्किल में डालें, किसी आजमाइश में डालें, और जो शख्स या अशख़ास इंसाफ के हुसूल के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रुजू कर रहे हैं, उनको इंसाफ देने की बजाय टेक्निकल बुनियादों पर उस मुकदमे को सुनने से इनकार कर दें, और जो जज सुन रहे हैं उनकी साख को जो है नुकसान पहुंचाने का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन उस पर सवाल उठा दें, तो ये अजीब सी सूरत हाल है। लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू इसलिए नहीं करते कि वो जो टेक्निकल मामलात हैं उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, जिसका जिक्र जनाब एजाज़ हसन साहब ने किया कि आपके घर का मामला है, ये घर में आप बैठ के समेटें, 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनको इंसाफ दें, तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। और सिर्फ इस बेस पर वो कल ही जब ये बेंच बना था तो वो इनकार कर देते, वो कहते मैं तो बेंच में नहीं बैठूंगा। वो बेंच में बैठते हैं, बैठने के बाद एतराज़ात उठाते हैं, और हम अब एक फाजिल जज हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में अच्छा इससे ज़्यादा तो कुछ अर्ज़ नहीं कर सकते। सवाल ये भी है, लेकिन ये एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस तो है। जी बिल्कुल है इरशाद साहब। अब मामला ये भी है कि जब एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि आपके घर का मामला है, तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने जवाब दिया कि ये घर नहीं, ये अदालत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आएँ, जो इस सारी दरख्वास्त का मुद्दा है कि आया सिविलियंस के जो केस हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकते हैं या नहीं। अब पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है वो दुनिया में 140 में से 129 नंबर पे है। ज़ाहिर है निज़ाम इंसाफ पे बहुत से जो सवालात हैं वो उठते हैं और हर दौर में ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में और फिर जो 9 मई के वाक़यात हैं, इन वाक़यात को देखते हुए, पाकिस्तान का लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स देखते हुए, क्या कोई और भी चारा कार है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा इनको लेके जाया जाए? नहीं, मेरा मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ कि यही फ़ैसला करने के लिए तो अदालत से रुजू किया गया है कि क्या फौरी इंसाफ के लिए, और जिन लोगों ने कभी जुर्म किया है, जो लोग मुलव्वस हैं इन वाक़यात में, उनको सज़ा देने के लिए क्या हमारा अदालती निज़ाम नाकाम हो चुका है? क्या हमारा जो सिविल कोर्ट्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं, या जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वो इस काबिल नहीं हैं? यही सवाल है अदालत के सामने। अगर तो ये तय हो जाता है कि जी हमारा जो सिविल सिस्टम है, सिविल कोर्ट्स का सिस्टम है, वो इस काबिल नहीं है, इंसदाद दहशतगर्दी की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो भी इस काबिल नहीं है, तो ठीक है, मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने देखें, इसमें जो 3 जो साइल हैं ना या मुद्दई हैं, वो काबिल ज़िक्र हैं और उनकी एक अपनी साख है कानूनी हल्कों में। जैसे जवाद एस ख्वाजा जो है, उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत, उनकी साख, उनकी ईमानदारी, उनकी कानूनी और आईनी बसीरत, वो उस पर कोई सवाल उठाए नहीं जा सकता। आप बात जारी रखिएगा, सीनियर मोस्ट वकील हैं और उनके जी इरशाद साहब आप बात जारी भी रखिएगा। हारून रशीद साहब हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हारून साहब, इरशाद साहब बात मुकम्मल कर लें तो फिर आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, अब चेयरमैन बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप अपना नुक्ता जो है वो उसको ज़रा मुकम्मल कर लीजिए। जी अच्छा, दूसरे जो साइल हैं एतजाज़ हसन साहब, वो मेरा ख्याल है हज़ारों नहीं तो सैकड़ों सीनियर वकला के उस्ताद हैं, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर, उसके अलावा सीनियर मोस्ट वकील, मुल्क के वज़ीर कानून रह चुके हैं। बहुत सारी उनकी जहतें हैं। एक ऐसे पढ़े लिखे रोशन दिमाग, रोशन ख्याल वकील के तौर पर उनकी एक शोहरत है। लतीफ़ खोसा साहब सीनियर कानूनदान हैं। अगर उन्होंने रुजू किया है तो उस केस को मेरिट पर उसका फ़ैसला होना चाहिए, और आवाम को और कौम को ये यकीन होना चाहिए कि इस मुल्क में जो कुछ भी होता है, हो रहा है, होगा,
वो आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। तो ये फ़ैसला हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हम उनसे पूछते हैं कि हारून साहब, एक तो पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरह बेंच बना, पहले मुतालबा होता था कि जी बेंच में सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया नहीं जाता है, जब उनको बिठा दिया गया तो वो आके उसके बाद वो उठ के चले गए और उन्होंने ये कहा कि हम समाज से इनकार नहीं कर रहे, हम बेंच पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो इसकी ज़रा हमें कानूनी जो मुशगाफियाँ हैं उससे हम चूँकि वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप ज़रा हमें समझाइए कि उन जज साहिबान का मौक़िफ़ और बेंच की तश्कील का मामला, और जब वो एक कानून बना उसको मुअत्तल किया गया है, इस पर वकला बिरादरी का क्या नुक्ता नज़र है, और दूसरा आइन और कानून क्या कहते हैं? देखिए, जनरली तो यही होता है कि जो केसेस दहशतगर्दी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आते हैं वो सुने जाते हैं। इस मामलात में जब पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और अदरवाइज इंस्टीट्यूशन के इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, तो उसमें आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत ये अपनी जुरिसडिक्शन अज्यूम की और आर्मी ने अपनी कोर्ट्स बनाने का फैसला किया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो जब हालात कंट्रोल में नहीं होते और दहशतगर्दी थी, जिस तरह एपीएस वाला केस है या और दहशतगर्दी थी, जो जब वो काबू में नहीं होते, जब हालात मुल्क के ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक सफ़र करती है और मुल्क सफ़र करता है, तो उसमें फिर मजबूरन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन किया और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, और असेंबली में भी ये बात की गई थी कि इनके केसेस जो हैं वो आर्मी कोर्ट में ट्रायल होंगे और ये होंगे। अब देखना ये है कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि जवाद ख्वाजा साहब हैं, एतजाज साहब हैं, सीनियर मोस्ट हैं और लॉ नोइंग हैं, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है, तो अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन इसमें ये भी देखना है कि जो एतराज़ात आए हैं काजी फायज ईसा साहब से और अपना सरदार तारक साहब से, कि वो जो एक्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का जो एक्ट है वो पास हुआ है, उसको पहले डिसाइड अगर हो जाता, तो इसमें चूंकि गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया था उसमें अपील अथॉरिटी भी बनाई गई है जिसमें अपील का राइट दिया गया है एग्रीड पर्सन्स को, तो वो अगर डिसाइड हो जाता तो वो ज्यादा बेहतर था जी। तो ये भी हो जाता, इसीलिए उन्होंने रिक्यूज किया है दो जजेस साहिबान ने कि पहले उसका फैसला करें, ताकि अगर अपील का राइट देना होगा। इंपॉर्टेंट नुकता है हारून साहब, ये बड़ा नुकता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके आपसे यही जानेंगे कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता और इस दौरान में जितने बेंच बने हैं और फायज ईसा साहब की बात की अगर तायद की जाए, तो जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से उनकी फिर आईनी और कानूनी हैसियत क्या है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हारून रशीद साहब। अब नुकता ये है कि जो बात काजी फायज ईसा साहब ने की है कि इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता और जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे तमाम बेंच गैर आइनी हैं। अब जो इन रियल टाइम इस वक्त जो फ़ैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर काजी फायज ईसा साहब की बात की तायद कर ली जाए या उसको मान लिया जाए, तो फिर क्या वो आइनी नहीं हैं? उन फैसलों की हैसियत क्या है आइन और कानून की नज़र में? लेकिन उसमें मेन वजह तो यही है कि अगर उसका फैसला हो जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ का, तो इसमें जो अपील का राइट दिया गया है एग्रीड पर्सन को, उसमें अपील हो जाती। अब वो मामला पेंडिंग है, उसमें सिर्फ उसकी प्रोसीजर जिसको रोका गया है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ अभी तक। वो जो लॉ है वो फील्ड में है, और अगर उन्होंने ये नुकता उठाया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन साहिबान ने ये किया है, तो फिर अब जो फैसला होता भी है तो उसमें कम से कम जो बेंच अपील सुनेगा या अपील का राइट दिया जाएगा उसमें भी जजेस होने चाहिए। इसलिए 9 रुकनी बेंच बनाना पहले ही मेरे ख्याल में उस एक्ट के खिलाफ था कि इसमें अगर अपील दायर होती है तो 9 जजेस का जो फैसला होता है, बाकी हमारे पास बचते हैं 6 जजेस, तो 6 जजेस अपील नहीं सुन सकते। इसलिए कम अगर 3, 5
सुनेंगे तो उसकी जब अपील होगी तो वो फिर लार्जर बेंच पे उनसे ज्यादा जजेस के बेंच पे जाए। सही है इरशाद साहब। हारून साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक तो हमारे मौजूदा पार्लियामेंट को ये क्रेडिट बहरहाल जाता है कि उन्होंने आम कानून साजी के ज़रिए आइन में तरमीम का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। आइनी शिकों को वो कानून साजी के ज़रिए मुअत्तल भी कर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ ही। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जब 2014 में या 15 में मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो आइन में तरमीम करनी पड़ी थी और वो 2 साल की मुद्दत थी कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। अब कोई आइनी तरमीम के बग़ैर ये काम हो रहा है, इसीलिए शायद ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब और एतज़ाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तो उस वक्त क्या वजह थी कि आइन में तरमीम करनी पड़ी और एक स्पेशल इजाज़त 2 साल की लेनी पड़ी और आज अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही? लेकिन अगर तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो सकता है कि असेंबली से इसकी इजाजत दी जाए, तो वो भी हो सकता है। अगर असेंबली की इजाजत चाहिए होगी तो वो असेंबली फिर खुद कर देगी आर्मी कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी फैसले होते रहे, असेंबली में ही हुए थे और सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट से भी हुए थे। आर्मी के पास ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ये फैसले तो अब या तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है या फिर पार्लियामेंट ने करना है। और अगर पार्लियामेंट बैठी हुई है तो पार्लियामेंट पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जो भी आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो भी कानून साजी करते हैं उनपे कोई कदम नहीं। लेकिन इसमें हारून साहब मामला ये है, जो इरशाद साहब भी नुक्ता उठा रहे हैं, कि एक तासुर ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे कानून या मामलात जिनको आइनी तरमीम की ज़रूरत है बदलने के लिए, वो एक सादा कानून साजी के जरिए बदले जा रहे हैं और उसमें शायद 184(3) का हवाला दिया जाता है बार बार। लेकिन ये कानून साजी तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अगर जिन मामलात में आइनी तरमीम होनी चाहिए तो वो भी इन्होंने चैलेंज किए हुए हैं। अगर आइनी तरमीम के जरिए होना है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जल्दी फैसले करें ताकि मामलात में जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हों। देखें ना, पार्लियामेंट ने तो कानून पास कर दिए, अगर वो गलत है या आइन के मुताबिक नहीं है तो नहीं गुजारिश हारून साहब कता कलामी माफ़, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये अगर सब कुछ पार्लियामेंट ने करना है और वही सिर्फ कर सकती है आम कानून साजी के लिए के ज़रिए, तो फिर ये हक़ के नज़र सानी का हक़ जो है अदालत का कहा जाता है। और उसमें तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और उसके बाद आसिफ खोसा साहब फैसले दे चुके हैं कि ये जो बुनियादी ढांचा है उसके हवाले से तो पार्लियामेंट को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कोई कानून साजी कर सके। तो फिर ये है जो राइट ऑफ रिव्यू है वो तो ख़त्म हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का तो दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो जो भी कानून साजी होती रहे बस होती रहे। लेकिन ना माजी में तो जब कमर जावेद बाजवा साहब का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो उन्होंने खुद पार्लियामेंट को भेज दिया जी कि इस पे जो एक्सटेंशन होनी है वो पार्लियामेंट फैसला करे। अगर देखा जाए तो वो भी एक्सटेंशन आइन के मुताबिक की बात होनी चाहिए कि आइन में एक्सटेंशन का इख्तियार है कि नहीं है। तो वो अगर इख्तियार था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मैटर ये भेज दिया था पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट फैसला करे, और पार्लियामेंट ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि उनकी एक्सटेंशन होगी। सही है। अच्छा हारून साहब, इस वक्त जो रायजुल वक्त कवानीन हैं उसके मुताबिक बतौर कानूनदान आप ये बताइए कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं या जो सिविलियंस हैं उनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है? इस वक्त जो कवानीन राइज हैं वो इसको वेट करते हैं। लेकिन देखिए ना, आपकी कानूनी राय क्या है? आर्मी का 1952 का जो लॉ है वो अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, और उसके मुताबिक सेक्शन 2D जो है उसमें ये डेफिनेशन है कि अगर आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट में इंस्टॉलेशन में किसी किस्म का भी कोई जुर्म होता है तो वो आर्मी के पास इख्तियार है कि वो इंटरटेन करे। लेकिन अब फर्दर चूंकि हालात ऐसे हैं कि मैटर चैलेंज हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट
इस चीज पे फैसला कर दे कि आया ये आईनी है कि नहीं है। कानून के मुताबिक तो आर्मी के पास इख्तियार है। मेरी समझ के मुताबिक जो आर्मी एक्ट है उसकी सेक्शन 2D है। जी इरशाद साहब। सही। अच्छा हारून साहब, एक इससे हट कर बिल्कुल एक थ्योरी की बात करते हैं। एक आइडियल सूरत हाल जो होनी चाहिए किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस वक्त जजेस के अपने जो इख्तलाफात हैं उसमें यूँ लगता है बाज़ औक़ात के एक स्प्लिट है, एक ग्रुप बंदी है। आप इसको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? आम शहरी के नुक्ता नज़र से, कानून के नुक्ता नज़र से, आइनी और जमहूरी अक़दार के हवाले से ये कोई अच्छी मिसाल है और माजी में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है सोसाइटी को, कानूनी बिरादरी को या अदलिया के वक़ार को? इसमें मेरी तो समझ में यही बात है कि अदलिया का अगर आप रोल देखें ना, तो उन्होंने हमेशा जब भी मार्शल लॉ लगा है उसको डिफेंड किया। और अगर आइन ये कहता है कि मार्शल लॉ को डिफेंड न करें और आइन के मुताबिक एक गवर्नमेंट चल रही है तो उसको डिफेंड करें, लेकिन हमारी जुडिशरी ने भी हमेशा जो लास्ट जो ऑर्डर किया उसमें हद हो गई थी कि जिसमें परवेज मुशर्रफ को तो ये भी इख्तियार दिया गया था कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होंगे, आप आइन में तरमीम आज खुद कर सकते हो और आप इतने अरसे में इलेक्शन करवाओ या ना करवाओ। तो ये इतने 17 रुकनी बेंच ने ये कुछ किया है। तो अभी भी जो सूरत हाल पिछले अरसे से आप देख रहे हैं कि एक पार्टी के हक में फैसले होते जा रहे हैं, तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर रिफ्ट बनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में और वो ग्रुप बन गए। अब कुछ जजेस साहिबान कुछ और कह रहे हैं, दूसरे जजेस साहिबान कुछ और कह रहे हैं। तो हमारा तो पहले भी ये चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट थी कि जो मैटर पेंडिंग थे उनमें हमने कहा था कि ये फुल बेंच तश्कील दे दें ताकि ये एम्बिग्विटी खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और उसी तरह उन्होंने किया और वो जो ऑर्डर पास हुए उनमें इम्प्लीमेंटेशन भी अभी तक नहीं हुई। तो ये जो इलेक्शन वाले 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है, हमारी ये ख्वाहिश थी कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट को उस मैटर को सुनते, अगर फैसला करते तो वो पूरी कौम को भी एक्सेप्टेबल। जी ठीक है हारून साहब। अच्छा, इस वक्त आपका मजमूई तासुर क्या है हारून साहब? आपका मजमूई तासुर क्या है कि इस वक्त जो हमारी आला अदलिया है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत चल रही है, उसके फैसले नज़रिया ज़रूरत के तहत आ रहे हैं, या नज़रिया ज़रूरत बाकी दफन हो चुका है और ये कशमकश नज़रिया ज़रूरत के हामी और मुखालिफिन जजों के दरमियान नहीं है बल्कि एक नई नोयत की अपनी अलग नोयत की कशमकश है? मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो वो फिर एक्सेप्टेबल होंगे और जिसमें ये वाज़ेह हो कि इसमें कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट या ग्रुपिंग नहीं है या किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे, तो फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं और वो जब फैसले होते हैं वो मानने पड़ते हैं। सही है। अच्छा हारून साहब, आइन और कानून का आपने जिक्र किया है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि आइनी और कानूनी जो राय है या जो तशरीह है उस पर वकला की जानिब से, मैं बिलखुसूस वकीलों की बात करूँगा, एक तकसीम पाई जाती है और उस पर सियासी जमातों का असर रसूख ज़्यादा नज़र आता है। बाज़ औक़ात किसी आइनी शेख की अगर वो कोई प्रो PTI है, प्रो पीपल्स पार्टी है, कोई प्रो PMLN है, वो बात करता है तो उसमें एक सियासी झलक नज़र आती है। आप नहीं समझते कि बार भी आइन और कानून से ज़्यादा किसी सियासी मसलहत का शिकार हुई पड़ी है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें ना, वकील डिफरेंट होते हैं ओपिनियन में, वो अपना केस प्लीड करते हैं, एक तरफ एक वकील होता है, दूसरी तरफ दूसरा होता है, तो उसमें फैसला जो करना होता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। वकील तो अपने इंटरेस्ट की या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बात कर सकता है, लेकिन वो भी बेस्ड ऑन लॉ हो। कोई प्रेसिडेंट हो तो वो दोनों तरफ कानून मौजूद है, लेकिन इसका फैसला तो अदालत ने करना होता है। हारून साहब, आखिरी सवाल ये फरमाएं कि ये जो आपने कहा है कि फैसले आमतौर पर एक पार्टी के हक़ में आ रहे हैं, जो विक्टिम पार्टी होगी जिसके साथ ज़्यादती हो रही होगी उसके हक़ में ही फैसले आएंगे तो अदलिया की आज़ादी का तस्वुर उभरेगा या तासुर उभरेगा। जो पार्टी ज़ाहिर बात है कि विक्टिम नहीं है या किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं है, उसके हवाले से तो फैसले नहीं आएंगे।
देखें ना, ये तो इम्प्रेशन कोड को आना ही नहीं चाहिए कि उन्होंने किसी पार्टी को फेवर किया। इसमें तो वो अगर सब आर्गुमेंट्स हो और फिर भी फैसले किए जाए तो फिर तो किसी को एतराज भी नहीं है। गलत फैसले भी मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, मेरे हक में भी हो सकते हैं। तो जब खिलाफ होते हैं तो वो कानून के मुताबिक होते हैं, और उनके पास जब इख्तियार है कि मुझे मैं एग्रीव हूँ किसी ऑर्डर से तो मैं उसे चैलेंज करूँ। यही कानून साजी अब पार्लियामेंट ने की है, और अगर की है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है कि अगर एक बेंच जो लार्जर बेंच है या जितने भी जजेस साहिबान हैं उनके ऑर्डर को अगर चैलेंज किया जाए तो वो ज्यादा जजेस होने चाहिए, ताकि एक फर्दर डिसीजन आ जाए, चाहे वो मेंटेन हो, चाहे अमेंडमेंट उसमें अमेंड किया जाए या उसे सेट असाइड किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, शुक्रिया आपके टाइम का। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मईशत पे पॉलिसी गवर्नमेंट की है क्या। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, आपका खैर मकदम करेंगे। पेरिस से जो खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने MD IMF से मुलाकात की है और जल्द फ़ंड्स जारी करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की है। खैर सगाली के जो पैगामात हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। इरशाद से पहले ज़रा मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो MD साहब से मुलाकात हुई है, IMF के फ़ंड जारी करने की अपील की है। इससे पहले अपने प्रोग्राम्स में भी हम बात करते रहे हैं और कुछ हुकूमती वज़रा भी कहते हैं कि IMF अब प्लान B है, लेकिन इसके बावजूद वो बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है? क्या एक IMF को वो ऑप्शन के तौर पे ले रही है और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, और IMF भी इस बात को बावर कर चुका है कि अब पाकिस्तान हमें ऑप्शन के तौर पे ही समझ रहा है, प्लान B उनका इंटैक्ट है? अब्बास साहब, गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि कोई अप्रोच नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। लेकिन वज़ीर आज़म जब रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आज़म जब बार बार IMF से रिक्वेस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि हम आपकी तमाम शराइत मान लेते हैं, तो फिर इसहाक डार साहब के या किसी वज़ीर के किसी बयान की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। यानी आज की ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी भी पुरुम्मीद हैं कि IMF मेहरबानी करेगा, IMF कुछ ना कुछ हमारी झोली में डालेगा, इसलिए कि हमारे दोस्त मालिक जिनसे हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी और बेजा तौर पर हमने तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी और खुशफहमी का शिकार हो गए थे, वो भी हमें खुल कर कह रहे हैं कि जनाब पहले आप IMF से मोहर लगवाएं, IMF से सर्टिफिकेट लें, उसके बाद हम आएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आएंगे, आपके रोल ओवर भी करेंगे और बाकी मामलात भी करेंगे। तो इस बुनियाद पर फिर ये कहना कि जी अब वो IMF ऑप्शन B है, ऑप्शन B तो ना हुई। ऑप्शन B अगर होती तो जब आपने देखें, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा आया है और जिस पर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि ये था हमारा प्लान B और जिसके बाद हमें ज़रूरत नहीं रहेगी IMF की, उसके प्लान के सामने आने के बाद, वो कौंसल तश्कील देने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, हुकूमत के दावों के बाद क्या हुआ है कि क्या हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर गई है या नीचे गई है। अगर वाकई इस प्लान और इस मंसूबे और इस कौंसल की तश्कील के बाद सरमायाकार का कोई एतमाद बहाल हुआ होता, सरमायाकार और पाकिस्तान की जो सरमायाकार मार्केट है उसको ये तासुर मिलता या उसके तस्वुर में ये बात आती कि हम सही ट्रैक पर चले गए हैं, तो उसने ऊपर चले जाना। लेकिन इरशाद से भी तो बहुत जल्दी हो गया ना, नीचे अभी तो 2 दिन हुए काउंसिल ऐलान हुए, फिर दूसरे दिन नीचे चली गई। नहीं, ऐलान के बाद भी तो एक तासुर बनना चाहिए था ना। ऐलान का मतलब ये था कि हम सरमायाकार को, बैरूनी और अंदरूनी को ये तासुर दे रहे हैं, ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमारे पास प्लान B मौजूद है और हम इस तरीके से ये कर रहे हैं। उसका तासुर क्या बना है?
ये कोई मामूली बात नहीं है। अब अगर बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज कोई, तो फिर इससे हमें समझना चाहिए कि वहाँ क्या तासुर उभरा है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज कह रहे हैं उससे, और तीसरी अहम तरीन बात यह है जो समझने की ज़रूरत है। अभी मैं एक मिनिस्टर साहब का एक बयान देख रहा था टीवी पर कि जी सिर्फ एक रिफाइनरी के लिए एक दोस्त मुल्क 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ये 9 अरब या 10 अरब का फिगर हमें साबका हुकूमत के दौर में आज से 2.5-3 साल पहले भी मिला था। तो बड़े दावे किए गए थे, बड़े ऐलानात किए गए थे, लेकिन अमलन एक फूटी कोड़ी भी इन्वेस्ट नहीं हुई। और कल की जो रिपोर्ट थी हमारे अपने इदारों की कि 21% गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, हमारी तरजीह अव्वल है, हमारा प्लान ए है। इरशाद साहब एक सवाल ये है, देखिए ये अब ये सवाल ये है करना है, फिर हमें कर गुजरना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पेरिस में हैं, पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर साहिबा ये कहती हैं कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका में से किसी का इंतखाब नहीं करेगा। अब इससे क्या मतलब, ये अगेन ये बयान मज़ीद कन्फ्यूजन दे रहा है। जब ये फैसिलिटेशन काउंसिल अनाउंस होती है तो ये लगता है कि अब चीन, सऊदी अरब, रशिया, शायद ये एक ग्रुप है, एक ब्लॉक है जो पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है। लेकिन अब वज़ीर ममलिकत ये बयान देती हैं, फिर एक मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं, ये बयान सिर्फ विद सब्जेक्ट टू दी दौरा पेरिस है या ये कोई स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की हुकूमत की? जी नहीं, जब हमारे वज़राए कराम जो हैं वो बयान देते हैं कि ये है प्लान बी, और साथ ही नाम ले दिए जाते हैं कि चीन है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, अब इनके ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे, तो लाजमी बात है कि जो हमारी पॉलिसीज़ पर, हमारी स्टेटमेंट्स पर, हमारे इरादों पर नज़र रखने वाले लोग हैं, मेरी मुराद अमेरिका है या यूरोप है, वो यकीनन रिएक्शन देंगे। और अगर ये बात कहनी पड़ी है हिना रब्बानी खर साहिबा को कि इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन महसूस हुआ है कि ये जो बातें इमैच्योर कह दी जाती हैं। जब ये रजीम चेंज से पहले भी हम सुनते थे कि जी 35 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है, 8 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है, 2 अरब डॉलर वहाँ से आया, उस वक्त भी आपको इल्म है, तो मैं तो यही कहता था कि भाई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ऐसे लोग पैसे अब दरख्तों पर लगना बंद हो गए हैं। एक दौर था जब हम किसी की जंग के हिस्सेदार थे तो उस वक्त हमें डॉलर इस तरह से मिलते थे कि शायद ये दरख्तों पर उगते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब तो अगले कहते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट दें। हमारी हालत ये है कि एक रिफाइनरी वाली जो बात चल रही है कि 3 साल में हम कोई फिजिबिलिटी नहीं दे सके सऊदी अरब को, अब फिर वही रिफाइनरी की बात हो रही है। सवाल ये है कि आपके यहाँ जो सुर्ख फीता है, आपके यहाँ जो किक बैक्स का मामला है, आपके यहाँ जो एक सुस्त रवि और काम चोरी का कल्चर है, आपके यहाँ बहुत सारे और जो मसाइल हैं। हमें 2-3 साल पहले जब हम 4 साल पहले चाइना गए, वहाँ हमें ये बात सुननी पड़ी। जब दूसरे लोगों से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जो काम हमारे यहाँ 6 दिन में होता है आपके यहाँ 6 साल में नहीं हो पाता। सही है। आप अपनी जो रवैये हैं, तर्ज अमल है, अंदाज़े कार है, वे ऑफ गवर्नेंस है, उसको आप दुरुस्त करते नहीं हैं। आप सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक, जब तक ये नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट मसलन आ भी जाती है कोई प्रोजेक्ट, तो क्या उसके नतायज आप बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, ये आप 1 महीने में 3 महीने में आएंगे? ये बिल्कुल तो जायज़ बात है, दुरुस्त बात है। नहीं, बात मेरी मुकम्मल करने दें, बात मुकम्मल होने दें। बात यह है कि जो इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हमें फौरी तौर पर 4 अरब डॉलर या 6 अरब डॉलर फौरी चाहिए। क्या हम उसका कोई बंदोबस्त कर चुके हैं या कर रहे हैं? 30 जून को जो हमने पेमेंट्स करनी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। 31 दिसंबर तक जो हमें पेमेंट्स करनी है उसके लिए हमारे पास कुछ है। हमारे रिज़र्व कम हो रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, हमारी तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये तो फौरी नोयत की चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं। ये हमें दिखाए जा रहे हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि अगले 3 साल में ये हो जाएगा, 12 साल में ये हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। ये बात की बातें, पहले फौरी जो कुछ हमें दरकार है वो कहाँ से होगा ये बताना चाहिए।
इरशाद साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब और ग़ुलाम सरवर खान साहब पीटीआई को खैरबाद कह चुके हैं। 9 मई के वाक़यात की इन्होंने मजम्मत भी कर दी है, क्योंकि ग़ुलाम सरवर खान साहब पिंडी से हैं, फिर इसके साथ साथ उनका चौधरी निसार अली ख़ान के वो हरीफ भी हैं। कभी वो जीत जाते हैं, कभी ये जीत जाते हैं, लेकिन 2 हलकों से ये जीते थे ग़ुलाम सरवर खान साहब। बड़ा इनका एक होल्ड रहा है। आप क्या समझते हैं कि सरवर खान साहब ने बहुत टाइम के बाद ये फ़ैसला नहीं किया? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत जल्दी कर लेंगे, और कितना बड़ा धचका है पीटीआई के लिए इनका जाना? देखिए, इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक एक करके अलग हो रहे हैं, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो फवाद चौधरी साहब से शुरू हुआ था, जो अमल असद उमर साहब से। अब एक जमात के सीनियर नायब सदर चले जाएं, सेक्रेटरी जनरल चले जाएं, केपीके के सदर चले जाएं, मैं तो समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही की हिम्मत है कि वो अभी तक डटे हुए हैं। तो अब वो लोग जा रहे हैं। अगली मंजिल कहाँ की है ये देखना होगा कि क्या वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नज़र होते हैं या कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं। ग़ुलाम सरवर ख़ान जो हैं और इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए एक रास्ता खुला होता है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का। अब ये इलेक्शन के करीब ही पता चलेगा कि ये जो पीटीआई को छोड़ने का, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का या आज़ाद लड़ने का इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है, और ये जो उन्होंने अमल किया है उनकी सियासत पर क्या असरात मुरतब करता है। क्योंकि मेरा ख़्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए भी यहाँ एक खला तो मौजूद है, पर चौधरी निसार अली ख़ान साहब की जगह पे जिन साहब को उन्होंने इलेक्शन लड़ाया था उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही थी, और उस वक्त समझा ये जाता था कि निसार अली खान साहब के मुकाबले में सरवर खान साहब को मुस्लिम लीग नून के एक हल्के की हिमायत भी हासिल थी। तो अब क्या सूरत हाल होगी ये भी अब आगे नहीं, ये तो इसमें तो इरशाद साहब कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा जी, ये सरवर खान साहब का हल्का इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा तो फिर सफबंदी सही होगी। अच्छा, मेरा एक सवाल इरशाद साहब आपसे और भी है। ये तो है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अब्बास साहब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इलेक्शन का ऐलान होता है या ढोल बजता है तो उस वक्त डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उस वक्त यूँ लगता है, ऐसे लगता था 2018 के इलेक्शन में कि चौधरी निसार अली ख़ान को कौन हरा सकता है। बिल्कुल आपको याद होगा कि जब ये ट्रांसमिशन चल रही थी मुख्तलिफ चैनल्स की, तो उसमें ज़ेर बहस ये मामला होता था और लोग कहते जी निसार अली ख़ान साहब तो बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, वो तो कभी हारे ही नहीं हैं। लेकिन आपने देखा कि क्या रिज़ल्ट आया, और कई और थे मजबूत लोग थे वो चले गए। सही है। अच्छा इरशाद साहब, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पीटीआई ने परवेज़ खटक साहब को शोकॉज दिया है कि आप लोगों को पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। अब इस पे क्या कहा जाए इरशाद साहब कि परवेज़ खटक जो दूसरे तीसरे नंबर पे थे पीटीआई में, और अब जमात उनको शोकॉज दे रही है? नहीं, क्या कहा जाए, पर क्यों कहा जाए। बात यह है कि तुम भी चले चलो जहाँ तक चली चले, बल्कि वो शेर तो है कि जिस तरफ की हवा हो उसी तरफ ही बंदे को जाना चाहिए। अब अगर हवा यही चल रही है अलहदगी की और किसी और तरफ की, तो खटक साहब पीछे क्यों रहें। लेकिन खटक साहब की जो पोजीशन है केपीके में, वो ये बजा तौर पर दावा करते हैं कि 2013 के इलेक्शन में जमात जब जीती थी तो उसमें खटक साहब का एक किरदार था, खटक साहब की मेहनत थी। और खटक साहब जो हैं वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब की वजह से कामयाब हुए हों या सियासत में आए हों। वो पहले भी उनका एक सियासी कैरियर है, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे और शेरपाव साहब के साथ भी रहे, वो मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो वो अपने तौर पर ये समझते हैं कि मैं जब पार्टी छोड़ूंगा या अपना धड़ा बनाऊंगा
वो फिर बहुत बड़ा डेंट लेकिन डालेगा। अब इरशाद साहब धड़े की जो आपने बात की है, इस पे मेरा एक सवाल है। अभी तक पीपल्स पार्टी को कोई केपीके से मेजर चंक तो मिला नहीं है, केपीके से दूसरी तरफ भी लोग नहीं गए हैं। परवेज खटक का धड़ा किस नौयत का होगा? मतलब क्या वो 10-15 लोगों से ज़्यादा का होगा? अगर हम मर्दान और सवाबी वालों की बात करें, तरक्की फैमिली की करें, आतिफ खान की करें, तो ये तो आग पानी वाला सिलसिला है परवेज़ खटक के साथ, क्योंकि ये पैरेलल कैंडिडेट थे पीटीआई में भी सीएमशिप के। महमूद खान उतना वो कद नहीं है, तो ये धड़ा कितना, मतलब 10-15 लोगों से ज़्यादा का होगा परवेज़ खटक का, जो वो पार्टी की बात कर रहे हैं मैं अपनी ज़्यादा पार्टी बनाऊँगा? असल में मेरा ख़्याल है कि परवेज़ खटक साहब के सामने एक मॉडल मौजूद है, और वो मॉडल है शेरपाव साहब का। कि शेरपाव साहब जब अलग हुए पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। एक 85 के बाद पाकिस्तान में एक ख़राबी शुरू हुई है सियासी बुनियाद पर, मैं तो उसको ख़राबी ही कहूँगा। वो ये था कि जो कौमी सियासत होती थी वो इलाकाई सियासत में तब्दील हुई। आपको याद होगा कि जस्ट वन कमेंट, टाइम खत्म हो गया। मौजूदा एनपी है, वो पहले नैब थी, वो बड़ी एक पार्टी होती थी, कौमी पार्टी होती थी, फिर वो तकसीम हो गई, केपी की पार्टी अलग हो गई, बलूचिस्तान की पार्टी अलग हो गई। तो उसी तरह का मेरे ख्याल उनके सामने मॉडल है कि वो एक इलाकाई पार्टी बना लें जो केपी की हद तक कामयाबी हासिल करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।